अब शुरू होने जा रहा है देश का सबसे बड़ा मुकदमा, आपकी अदालत, रजत शर्मा के साथ। नमस्कार, आपकी अदालत में आपका स्वागत है। आपकी अदालत में आज पेश करेंगे एक ऐसी शख्सियत को जिसने देश में करप्शन के खिलाफ आंदोलन चलाने का बीड़ा उठाया है। 25 जुलाई से ये अपने साथियों के साथ जंतर मंतर पर अनशन पर बैठने वाले हैं, लेकिन इन पर कई तरह के इल्जाम लगे हैं। इन्हें कई बातों की सफाई देनी है। प्लीज वेलकम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई का ऐलान करने वाले अरविंद केजरीवाल। और दोस्तों, आज के इस खास मुकदमे के लिए हमने जज के तौर पर आमंत्रित किया है हिंदुस्तान टाइम्स के पॉलिटिकल एडिटर विनोद शर्मा को। विनोद शर्मा, तो इससे पहले कि इल्जामात और सवालात का सफर शुरू हो, आज के जज विनोद शर्मा की इजाजत चाहेंगे आज की कार्रवाई शुरू करने के लिए। आज की कार्रवाई शुरू करें। और इससे पहले अरविंद जी, आप पर पहला इल्जाम लगे, एक नजर डालना चाहते हैं उस बैकग्राउंड पर, पृष्ठभूमि पर जिसमें आज का मुकदमा चलाया जा रहा है अरविंद केजरीवाल पर। अरविंद केजरीवाल टीम अन्ना के सबसे कंट्रोवर्शियल मेंबर हैं। कुछ लोग कहते हैं कि अन्ना हजारे के आंदोलन के पीछे अरविंद केजरीवाल का दिमाग है। अरविंद केजरीवाल 12 साल पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में काम करते थे। बाद में इन्होंने इंडिया अगेंस्ट करप्शन की स्थापना की। अरविंद केजरीवाल ने अन्ना हजारे को भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई का नेतृत्व सौंप दिया और खुद बैक सीट ले ली। लेकिन अब 25 जुलाई से 15 मंत्रियों के इस्तीफे की मांग को लेकर होने वाले आंदोलन में अरविंद केजरीवाल एक बार फिर ड्राइविंग सीट पर हैं। तो मुकदमा शुरू होता है। आपकी अदालत में पहला इल्जाम अरविंद केजरीवाल। आपकी अदालत में अरविंद केजरीवाल पर इल्जाम है कि इन्होंने अन्ना हजारे को कठपुतली बना दिया है। अरविंद जी, ये मेरे शब्द नहीं है, ये बाल ठाकरे के शब्द हैं। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल और उनके साथियों ने अन्ना हजारे को अपने हाथ की कठपुतली बना लिया है। कमर अन्ना की है, लेकिन उस पर धोती आपने बांध दी है। अन्ना जी पिछले 40 साल से आंदोलन किए हुए हैं। गांव का विकास के बारे में बात करते हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन करते हैं। हम तो अभी पिछले 2-3 साल से अन्ना जी के साथ ये भ्रष्टाचार के खिलाफ बात करने लगे हैं। उसके पहले अन्ना जी किसकी कठपुतली थे? अन्ना जी सिंपल हैं, अन्ना जी सीधे हैं, इस बात से यकीन करते हैं। लेकिन अन्ना को कोई कठपुतली की तरह इस्तेमाल कर सकता है, ये यकीन करने वाली बात नहीं है। 23 जून को अन्ना के गांव से 62 किलोमीटर दूर एक प्राइवेट गेस्ट हाउस में अन्ना हजारे और सलमान खुर्शीद की मीटिंग हुई। सीक्रेट मीटिंग थी, आपकी जानकारी है? अन्ना जी के पास सलमान खुर्शीद जी का मैसेज आया। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी जी और प्रधानमंत्री जी के कहने पर वो इनिशिएटिव ले रहे हैं और वो अन्ना जी से मिलना चाहते हैं। उन्होंने मुलाकात में कहा कि हम आपकी सारी बातें मानने के लिए मंजूर हैं, बताइए आपकी क्या क्या मांगे हैं। अन्ना जी ने कहा कि जो तीनों बातें 27 अगस्त को रामलीला मैदान में सरकार ने मानी थी, सारी संसद ने मानी थी, जन लोकपाल के अंदर लोकायुक्त भी आना चाहिए, सिटीजन्स चार्टर भी होने चाहिए, सारी ब्यूरोक्रेसी, इन तीनों बातों को आप लोकपाल बिल में लाइए। सीबीआई को आप लोकपाल बिल में लाइए। राइट टू रिजेक्ट का कानून बनाइए। ग्राम सभाओं के सशक्तिकरण के लिए कानून पास कीजिए। सलमान खुर्शीद जी ने कहा कि हमें मंजूर है, लेकिन मैं वापस जाता हूँ और वापस जाके सोनिया गांधी जी से और प्रधानमंत्री जी से बात करूंगा और बात करके आपको मैसेज देता हूं। लेकिन उन्होंने एक शर्त रख दी, आप ये बात गोपनीय रखिएगा, किसी को बाहर जाके बताइएगा मत। अभी 1-2 मीटिंग के बाद जब सब कुछ फाइनल हो जाएगा, तब हम आपकी पूरी टीम को प्रधानमंत्री जी के पास बुलाएंगे और जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसको अनाउंस करेंगे। सलमान खुर्शीद को लगता था अगर ये बात अरविंद केजरीवाल को पता चल गई तो समझौता नहीं होगा, सपोर्टेज कर देंगे। अन्ना जी ने अगले दिन मुझे बता दी थी। अन्ना जी ने 24 तारीख को बताया था कि वो कुछ बातचीत चल रही है, इतना उन्होंने मुझे बताया था। तो उसके बाद उन्होंने वापस जाके मैसेज भिजवाया अन्ना जी के पास
कि सोनिया गांधी जी से और प्रधानमंत्री जी से बात हो गई है और वो तैयार हो गए हैं। तब अन्ना जी का माथा ठनका। उन्होंने सोचा कि ये तैयार हो गई, इसका क्या मतलब है, इसका तो कोई मतलब नहीं है। उन्होंने फिर वापस उनको मैसेज भिजवाया। अन्ना जी का माथा ठनका या आपका माथा? नहीं, मेरा ठनका? माथा नहीं ठनका, अन्ना जी का माथा ठनका। देखिए, सलमान खुर्शीद संदेश लेकर गए, उन्होंने वापस आकर बताया कि सोनिया गांधी से बात हो गई है, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से बात हो गई है, वो इनकी सारी बातें मानने को तैयार हैं, लेकिन आप 25 जुलाई से अनशन पर बैठने के अड़े हुए हैं, इसलिए कुछ नहीं मानेंगे। नहीं, ऐसा उन्होंने इसमें ये भी उन्होंने कहा कि वो मानने को तैयार हैं, लेकिन उनकी उम्मीद है कि अन्ना जी इन आंदोलनों में हिस्सा ना लें। अन्ना जी ने कहा कि आंदोलन से हम लोगों को कोई शौक थोड़ी है, अगर आप सारी बातें मान लेंगे तो हमें आंदोलन करने की क्या ज़रूरत है। तो उन्होंने ये भी कहा कि 25 के पहले पहले हम मान लेंगे ये सारी चीज़ें। तो उसके बाद अन्ना जी ने पूछना चाह रहा हूं, जब वो सारी मांगे मानने को तैयार हैं तो आप क्यों अड़े हुए हैं 25 जुलाई? अभी बताता हूं वो। तो उसके बाद अन्ना जी ने उनको वापस कहा कि आप कह रहे हैं आपकी सारी बातें मान रहे हैं, लेकिन आप तो ऑलरेडी एक बहुत ही खराब लोकपाल बिल संसद में ला चुके हैं, तो क्या आप इसको विड्रॉ करके एक नया बिल लाएंगे? अगर नया बिल लाएंगे तो कब तक लाएंगे? उसको लेके आइए, तब हम आपकी बात मानेंगे। उसके बाद उनका कोई मैसेज नहीं आया। अभी सोमवार को रात को 10 बजे हमारे दफ्तर के अंदर, उस दिन बाई चांस मैं भी रात को 10 बजे ऑफिस में था, हमारे दफ्तर के अंदर प्रधानमंत्री कार्यालय से हैंड डिलीवर करने के लिए एक चिट्ठी आई। उस चिट्ठी के अंदर, वो चिट्ठी एड्रेस्ड थी अन्ना हजारे को। नॉर्मली अन्ना हजारे जी की चिट्ठियां वो उन्हीं को भेजते हैं रालेगान में, लेकिन वो चिट्ठी हमारे दफ्तर में भेजी। उसकी पहली लाइन उन्होंने लिखी हुई थी, नारायण सामी जी ने चिट्ठी लिखी थी, अन्ना हजारे जी, आपने जो पिछले कुछ दिनों में सरकार का सहयोग किया, इसके हम बड़े शुक्रगुजार हैं, और मैंने आपके सहयोग के बारे में प्रधानमंत्री जी को अवगत कराया। ये बड़ी अच्छी बात लिखी है उन्होंने। हाँ, बड़ी अच्छी बात लिखी। तो इस अगले दिन सुबह इन्होंने बात फैला दी मीडिया के अंदर कि सलमान खुर्शीद जी के साथ अन्ना की सीक्रेट मीटिंग्स हो रही हैं। तो दो चीज़ें चाल खेलना चाहती थी सरकार। एक, जनता के मन में यह भ्रम पैदा करना चाहती थी कि अन्ना हजारे कुछ सौदेबाजी कर रहे हैं सरकार के साथ मिलकर, या सरकार के साथ अन्ना की कोई डील हुई है। और दूसरा, टीम के अंदर यह भ्रम पैदा करना चाहती थी कि अन्ना हजारे टीम को बिना बताए कुछ करने जा रहे हैं। अन्ना हजारे को ये सारा षड्यंत्र समझ में आया, और कल उन्होंने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी है कि आपके षड्यंत्र के अंदर हम नहीं आने वाले हैं। आप हमारी टीम को तोड़ना चाहते हैं और जनता को दिग्भ्रमित करना चाहते हैं। उन्होंने कहा, मैंने तो विश्वास करके आपके साथ बातचीत की थी। अन्ना वहाँ पे उनके से कोई मंत्री पद लेने थोड़ी गए थे। अन्ना उनसे कोई घोड़ा गाड़ी बंगला थोड़ी मांगने गए थे। अन्ना इसलिए उनके पास गए थे कि अगर एक बिल बन जाता है, वो बातें मान जाते हैं तो अच्छी बात है। लेकिन ये सरकार जो है न केवल धोखा देती है और षड्यंत्रों के अंदर फंसा के लोगों को दिग्भ्रमित करने की कोशिश कर रही है। सरकार तो अन्ना से बात करके रास्ता निकालना चाहती है, लेकिन अरविंद केजरीवाल टकराव का रास्ता चाहते हैं। देखिए, अन्ना बार बार कहते हैं कि जो जैसा चश्मा पहनता है उसको वैसा ही दिखाई देता है। तो जैसे मनमोहन सिंह को इन्होंने कठपुतली बनाया हुआ है, उनको ये लगता है कि बाकी सागरे लोग भी एक दूसरे को कठपुतली बनाते हैं। ऐसे होता नहीं है। तो आप कह रहे हैं कि मनमोहन सिंह कठपुतली है, अन्ना हजारे नहीं है? अन्ना हजारे कठपुतली नहीं है। नारायण सामी, जिनका पत्र आप जिक्र कर रहे हैं, उनका बयान मैं देख रहा था, उन्होंने कहा कि अन्ना हजारे तो बहुत अच्छे आदमी है, लेकिन वो देशद्रोहियों से घिरे हुए हैं। देखिए, अगर इन लोगों के भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाना देशद्रोह है, अगर मनमोहन सिंह जी के, चिदम्बरम जी के, कपिल सिब्बल साहब के भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाना देशद्रोह है, तो हम देशद्रोह करते रहेंगे, करते रहेंगे और करते रहेंगे। वायला रवि सरकार में मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री। उनका स्टेटमेंट है, उन्होंने कहा कि टीम अन्ना की फंडिंग अमेरिकन ट्रस्ट से होती है और इसीलिए जितने टीम अन्ना में लोग हैं सबको मेगासेसे से अवार्ड मिला है। ये सारे इल्ज़ाम लगा के देख चुके। उन्होंने किरण बेदी पे इल्ज़ाम लगाया, किरण बेदी पे इल्ज़ाम लगाया, ये माइक्रोसॉफ्ट का पैसा खा गई, ये इसका पैसा खा गई, उसका पैसा खा गई, और उन्होंने FIR दर्ज करा दी। इन्हीं की, चिदम्बरम साहब के अंडर में आती है दिल्ली पुलिस। उस दिल्ली पुलिस ने किरण बेदी जी की सारी जांच कर ली। अभी परसों अखबार में आया था कि दिल्ली पुलिस क्लोजर रिपोर्ट फाइल करने वाली है, क्योंकि उनको किरण बेदी जी के खिलाफ कुछ नहीं मिला। अब ये इन्होंने, चिदम्बरम साहब ने मनीष सिसोदिया की NGO की जांच शुरू करा दी है। उनके खिलाफ नोटिस पे नोटिस पिछले 1 महीने से आ रहे हैं होम मिनिस्ट्री से। अब ये मनीष सिसोदिया की भी जांच करा ले, कहते हैं फॉरेन फंडिंग मिलती है, ये मिलता है, वो उनकी भी जांच चल रही है। हम ये कहते हैं हमारी सबकी जांच करा लो। चिदम्बरम साहब, आपकी जांच कौन कराएगा? आपके ऊपर तो भ्रष्टाचार 2G का केस है, एयरसेल मैक्सिस का केस है, इतने केसेस की आपकी जांच कौन कराएगा? आपकी भी तो जांच कराओ। आपकी जांच कौन सी एजेंसी इस देश के अंदर करेगी? सारी एजेंसीज आप ही के अंडर में काम करती हैं। ये सब आप काम कर रहे हैं कुछ विदेशी शक्तियों के इशारे पर। इसीलिए हमने कहा कि आप हमारी सारी जांच करा लीजिए, सब करा लीजिए। आप अपनी सारी एजेंसीज को हमारे पीछे छोड़ ही रखा है,
और छोड़ने में कसर नहीं छोड़ी है। हमारे पीछे सीबीआई लगी हुई है, आईबी लगी। अभी एक रैली में गया था मैं, वहाँ रैली में उन्होंने गांव वालों ने, यहाँ पे दिल्ली के जो गांव हैं, दिल्ली के गांव वालों ने बेचारों ने आलू पूरी का वो रख दिया लंच के लिए। 2000 लोग इकट्ठे हुए थे। आईबी के लोग सब्जी बनाने वाले से जाके पूछे थे इसकी फंडिंग किसने की है। कांग्रेस ने 1680 करोड़ रुपए इकट्ठे कर लिए 5 साल के अंदर। वो तो बता रहे हैं इतना, तो 1 नंबर का 2 नंबर का पता नहीं कांग्रेसियों ने कितना लिया है। भाजपा वालों ने 800 करोड़ रुपए, उसकी किसी को चिंता नहीं है। वो फॉरेन से आया कि कहां से आया उसकी किसी, ये आलू कहीं फॉरेन फंडिंग से तो नहीं आ गया, उसकी जांच करा रहे हैं आईबी वाले। आईबी को इसलिए बनाया था हम लोगों ने। आप आईबी छोड़ दो हमारे पीछे, आप सबूत तो दो। कहते हैं फॉरेन फंडिंग से चल रहा है, हमें भी तो बताओ कहां से आ गई है फॉरेन फंडिंग। सबूत तो आपको भी देना पड़ेगा ना, आप भी तो ऐसे हमने तो सबूत दिए। देखिए, आपने कहा कि टीम अन्ना को तोड़ने के लिए सरकार ने 100 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। किसने खर्च किए, कहां खर्च किए? तो हमने, हमारे पास कुछ लोग आए थे, उन्होंने बताया था। इन 15 मंत्रियों के खिलाफ हम लोगों ने ठोस सबूत दिए हैं। सीएजी की रिपोर्ट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हैं। एक सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में सुप्रीम कोर्ट ने बोला विलासराव देशमुख के खिलाफ that the conscience of this court has been shaken by the conduct of this minister। इस मंत्री के कंडक्ट से इस कोर्ट की आत्मा हिल गई है, इस सरकार की आत्मा नहीं हिलती। अरविंद जी, सरकार देखिए सरकार की शिकायत है कि आप इल्जाम तो लगा रहे हैं सरकार पर। आपने सीएजी का नाम लिया, आपने मंत्रियों के नाम लिए, चिदम्बरम, कपिल सिब्बल, सबके पर आपने 15 मंत्रियों के नाम लिए, लेकिन कहना यह है कि इन आरोपों को सब्सटेंशिएट आप नहीं कर पाए, कोई प्रूफ नहीं है। सीएजी की रिपोर्ट कम प्रूफ है। आपकी अदालत में अरविंद केजरीवाल पर आरोप है कि ये बिना सबूत के इल्जाम लगाते हैं। अरविंद जी, आप कह रहे थे 15 कैबिनेट मंत्रियों के खिलाफ आपने चार्जशीट फाइल की है, सबसे ऊपर उसमें प्रधानमंत्री का नाम है। आपने कहा प्रधानमंत्री ने 2 लाख करोड़ रुपए की करप्शन की है। मनमोहन सिंह के बारे में ऐसी बात कहने से पहले 2 बार सोचना चाहिए। अच्छा, 1 मिनट, अभी आपके सामने सोचते हैं। यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं, जिन जिन लोगों को लगता है कि प्रधानमंत्री जी ईमानदार हैं, जरा हाथ खड़ा करें। 1 आदमी को लगता है, 2 को, 2, 3, 4, 5, 6, 7। जिनको लगता है प्रधानमंत्री जी बेईमान है, हाथ खड़ा करें। मैं नहीं कह रहा, इस देश की जनता कह रही है। 1 मिनट, अब मैं आपको बताता हूं कि आपके सामने ये लोग मेरे से डरते हैं, आपसे डरते हैं ये जज साहब से डरते हैं ये। मैं अब आपके सामने, इनके सामने रखता हूं। सच क्या है, देखिए कुछ भी हो, मनमोहन सिंह की इमेज ऐसी है कि कम से कम पैसे के मामले में करप्ट नहीं कह सकता। आपने इमेज देख ली उनकी, आप उनका लाइफस्टाइल देखिए। अच्छा, देखिए आदमी का पुराना रिकॉर्ड भी देखा जाता है। अब मैं आपको बताता हूं कि क्या इल्जाम है, और अब आप और देश की जनता और जज साहब बताएंगे कि मैं गलत बोल रहा हूं क्या। प्रधानमंत्री जी 2006 से 2009 के बीच में इस देश के कोयला मंत्री भी थे। कोयला मंत्री होते हुए उन्होंने इस देश की कोयले की खदानें अनाप शनाप दाम में, बिना टेंडर निकाले, बिना नीलामी किए, जिस मर्जी को मन में आया उस कंपनी को उठा के कोयले की खदानें दे दी। 3 खदानें उनको दे दी, 6 खदानें इनको दे दी, 10 खदानें उनको दे दी। तो 3 खदानें उनको क्यों दी? कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुई है, तो वो पैसा तो कहीं गया। प्रधानमंत्री जी कहते हैं मैं ईमानदार हूं, देखने में हमें भी लगता है कि ईमानदार हैं, लेकिन वो पैसा या तो कांग्रेस में गया या किसी नेता ने लिया। हम जब कहते हैं जांच कराओ तो कहते हैं जांच नहीं कराएंगे। उस टाइम कोयले का बाजार भाव था 2000 रुपये टन, उन्होंने दी 100 रुपये टन के हिसाब से इनको। तो सीएजी ने आरोप लगाया है, हम नहीं लगा रहे, सीएजी ने एस्टिमेट किया है कि 3 साल के अंदर मनमोहन सिंह जी ने 2 लाख करोड़ रुपए का देश को नुकसान पहुंचाया ये कोयले की खदानें देके। देखिए अरविंद जी, 2 बातें हैं। एक तो जिस सीएजी रिपोर्ट की आप बात कर रहे हैं वो सीएजी की एक इंटर्म रिपोर्ट है जो अखबारों में छपी है। सीएजी की रिपोर्ट अभी आई नहीं है। आ चुकी है। उनका कहना है जो फाइनल रिपोर्ट आएगी, अगर उसमें फाइनल रिपोर्ट आ चुकी है, आपके पास है फाइनल रिपोर्ट? 3 महीने पहले आ चुकी है, और 3 महीने से पार्लियामेंट में वो प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं। 3 महीने से क्यों नहीं प्रस्तुत कर रहे? पार्लियामेंट प्रस्तुत नहीं की, लेकिन आपको पता चल गया उसमें। नहीं, सुनो तो सही, वो ड्राफ्ट रिपोर्ट और फाइनल रिपोर्ट के बीच में सीएजी के खुद के स्टेटमेंट्स आए हैं। एस्टिमेट के ऊपर वो हो सकता है, वो 2 लाख करोड़ है कि 60,000 करोड़ है कि 1 लाख करोड़ है, जितने भी करोड़ है। देखिए दो क्लैरिफिकेशन इस पर आए हैं। हाँ। एक नारायण स्वामी साहब का जो पीएमओ में है मंत्री, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के खिलाफ कोल ब्लॉक आवंटन में गड़बड़ी का आरोप मीडिया की कहानियों पर आधारित है, इसके पक्ष में कोई सबूत पेश नहीं किया गया है। पीसी पारेख जी का स्टेटमेंट पढ़ा आपने, जो कोयला सचिव थे उस टाइम? जी, उन्होंने भी स्टेटमेंट दिया। पीसी पारेख उस टाइम कोल सेक्रेटरी थे। कोल सेक्रेटरी कह रहे हैं कि मैंने बार बार फाइलों पे प्रधानमंत्री को कहा कि इस कोयले की नीलामी कराइए, देश को नुकसान हो रहा है, कोयले की नीलामी कराइए। बोले मैं पर्सनली जाके प्रधानमंत्री से मिला, प्रधानमंत्री जी नहीं माने। तो क्यों नहीं माने?
पीसी पारेख ने आरोप लगाया, सीएजी चलिए ने मैं आरोप आपको लगाया। प्रधानमंत्री बताता हूं। प्रधानमंत्री ने जब सफाई दी, प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर मेरे ऊपर कोई भी आरोप सिद्ध हो जाए तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। अब आप बताइए, आरोप सिद्ध होने पे तिहाड़ जाते हैं कि हरिद्वार संन्यास लेने जाते हैं? अच्छा, आरोप सिद्ध कैसे होंगे? आरोप सिद्ध कैसे होंगे अरविंद जी, ऐसा मॉरल कैरेक्टर भी बहुत कम लोगों में होता है जो ये कह दें कि अगर आरोप सिद्ध हो जाएंगे तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। आरोप सिद्ध कैसे होंगे? जांच करानी पड़ेगी। कहते हैं जांच नहीं कराएंगे, कहते हैं सीबीआई से जांच कराएंगे। सीबीआई तो आप ही के अंडर की एजेंसी है। हमने कहा 3 सुप्रीम कोर्ट के जज बिठा दो, उससे जांच करा लो। कहते हैं नहीं, सुप्रीम कोर्ट के जजों से जांच नहीं कराएंगे, अपने अंडर की एजेंसी से जांच कराएंगे। देखिए, तो जांच भी नहीं कराएंगे और कहेंगे संन्यास ले लूंगा, तो फिर तो ये दोगली बातें हैं। नहीं, जांच किसकी होगी ये आप तय करेंगे, कैसे होगी ये आप तय करेंगे, आप ही तय तो कर लो। फैसला क्या आएगा ये भी आप तय कर दीजिए। नहीं, आप तय कर लीजिए आज। भाई इंडिपेंडेंट जांच होनी चाहिए, इतना तो आप मानेंगे। ऐसी जांच नहीं हो जो आप ही के अंडर की एजेंसी से हो। आप सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के कोई इंडिपेंडेंट एजेंसी ले लीजिए। हम तो कह रहे हैं कोई इंडिपेंडेंट बॉडी बना दीजिए जिस पे देश को भरोसा हो। वो कह रहे हैं इंडिपेंडेंट जांच नहीं कराएंगे। तो फिर जांच से आपको क्यों डर लगता है? हमको डर नहीं लगता है। देखिए, वो प्रधानमंत्री हैं, देश की पार्लियामेंट में उनको अपना लीडर उनको चुना है, वो देश चलाना है। प्रधानमंत्री की अगर इस तरह से किसी ने चिट्ठी लिख दी, 4 कागज भेज दिए, जांच होने लगी तो देश कैसे सीएजी चलेगा? संवैधानिक संस्था है। सीएजी ऐसी वैसी है, या तो उसको बंद कर दो, इसको कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर दो। सीएजी अगर आरोप लगाता है और उसको आप ऐसी वैसी संस्था बोलें, ये ठीक बात नहीं है। सीएजी कौन ने बनाया? प्रणब मुखर्जी पर भी इल्जाम लगाया। अब वो राष्ट्रपति बनने वाले हैं तो आपने उनके खिलाफ इल्जाम लगा दिए। अब प्रणब मुखर्जी के खिलाफ आरोप सुनिए। 2007 में हमारे देश से चावल का निर्यात किया गया, उसके अंदर 2,500 करोड़ का घपला हो गया। घाना की सरकार ने, घाना एक छोटा सा अफ्रीका का देश है, घाना की सरकार ने भारत की सरकार को 7 पेज की चिट्ठी लिखी। उस चिट्ठी की कॉपी हमारे पास है, उसकी कॉपी हमने मीडिया में भी बांटी थी। घाना की सरकार ने भारत की सरकार को कहा कि भारत की सरकार अपने विदेश मंत्री और वाणिज्य मंत्री की जांच कराए। उस टाइम विदेश मंत्री थे प्रणब मुखर्जी साहब। मैं ये कह रहा हूं, एक छोटे से देश की इतनी हिम्मत कि भारत की सरकार को चिट्ठी लिखे कि आप अपने विदेश मंत्री की जांच कराइए। क्या इज्जत रह गई भारत की पूरी दुनिया के अंदर? देखिए, 2005 के अंदर आपने अपने इल्जाम लगा दिए। अब इन इल्जामात पर प्रणब मुखर्जी ने क्या कहा है वो सुन लीजिए। हाँ, बताइए। उन्होंने एक 9 पेज की सफाई दी है। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने जो इल्जाम लगाए हैं वो झूठे हैं, पक्षपातपूर्ण हैं, प्रायोजित हैं, स्वार्थ से भरे हुए हैं, ये बदनाम करने के इरादे से लगाए गए हैं और किसी गुप्त मकसद से लगाए गए हैं। आरोप लगाने वाले जिम्मेदारी से बहुत दूर है। वो तो ऐसा कहेंगे ही, वो इसके अलावा क्या कह सकते हैं? हम कह रहे हैं जांच तो कराओ, वो कहते हैं जांच नहीं कराएंगे, ये शब्द कहेंगे बस। नहीं, उन्होंने कहा कि जिन आधार पर आपने उनके खिलाफ आरोप लगाए हैं, ये प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी और पहले ही दिन याचिका को वहां से खारिज करके हाईकोर्ट जाने की इजाजत दी गई थी। हाईकोर्ट ने इस मामले पर सीबीआई की जांच करवा ली है। वो स्कॉर्पियन सबमरीन की बात कर रहे हैं। ये चावल निर्यात घोटाले के ऊपर चुप्पी साधे हुए हैं, उसके ऊपर एक लाइन भी नहीं है इस चिट्ठी के अंदर। जो चावल निर्यात घोटाले की मैंने अभी बात की, उसके ऊपर एक शब्द नहीं बोला। अच्छा, चलिए, जिन पर उन्होंने जवाब दिया है वो आप वापस ले लेंगे? नहीं, वो कैसे वापस ले लें? वो भी मैं बता देता हूं, अगर आप कहें तो। यहाँ जनता से पूछ लीजिए, जनता कहेगी जांच तो कराओ, वो कहते जांच भी नहीं कराएंगे। सीबीआई से जांच करा रहे हैं, वो हर चीज की सीबीआई से जांच कराते हैं। सीबीआई तो उन्हीं के अंडर में आती है। लेकिन सीबीआई बनी ऐसी चीजों की जांच करने के लिए है। वो देखिए, सीबीआई का मैं बताता हूं। सीबीआई 50 साल पहले बनाई गई थी। सीबीआई 50 साल पहले इसलिए बनाई गई थी ताकि बड़े बड़े मंत्रियों के भ्रष्टाचार को पकड़ के इन मंत्रियों को जेल भेजे। इन 50 सालों में सीबीआई ने 3 छोटे छोटे नेताओं को केवल अभी तक जेल भेजा है, बंगारू लक्ष्मण, नरबहादुर सिंह भंडारी और सुखराम। बड़े बड़े राक्षस इस देश को लूट रहे हैं, उसको सीबीआई नहीं भेज अरविंद पाई। जी, आप इस बात को मत भूलिए, सीबीआई की जांच थी जिसकी वजह से सुरेश कलमाडी जेल में थे, जिसकी वजह से ए राजा जेल में थे। ये सीबीआई है जिसकी वजह से सुरेश कलमाडी को बेल हो गई, जिसकी वजह से राजा को बेल हो गई, जिसकी वजह से कनिमोई को बेल हो गई। मैं आपको बताता हूं, जिस दिन सुरेश कलमाडी की बेल हुई है, सीबीआई की कोर्ट में जज ने बार बार सीबीआई से पूछा, सीबीआई ने उसकी बेल को अपोज नहीं किया। क्यों नहीं किया बेल को अपोज? सीबीआई इज इन कल्यूजन विद कलमाडी। अगर इन सबको बचाने का काम सीबीआई करती है। इतने बड़े बड़े राक्षस। सीबीआई नहीं देती बेल, तो अदालत देती है। तो सीबीआई उसको अपोज तो करेगी जब 2 पक्ष हैं और जो प्रोसिक्यूशन है वो उसको अपोज ही नहीं करेगा। तो सारी कुछ चीज आप तय करना चाहते हैं, हम सीबीआई करेगी, वो भी तय करेंगे। हम इस देश के आम नागरिक हैं, हम भ्रष्टाचार से पीड़ित हैं, हम महंगाई से पीड़ित हैं
और जब भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया तो इसके खिलाफ आवाज उठाना हमारा धर्म है और हम आवाज उठाएंगे। लेकिन इस सरकार का रिकॉर्ड यह है, जब इल्जाम लगे दयानिधि मारन पर इस्तीफा दे दिया, वीरभद्र सिंह पर इस्तीफा दे दिया, अशोक चौहान पर इल्जाम लगे, मुख्यमंत्री को हटाया गया। आप लोगों के हिसाब से इस्तीफा देना सफिशिएंट है कि इनको जेल जाना चाहिए? इस्तीफा देना सफिशिएंट है? आप मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देके उनको केंद्र में बिठा लेते हैं, इस्तीफा देके 1 साल चुप करा देते हैं, फिर उसको कहीं और बिठा देते हैं किसी नहीं, जेल जाएंगे या नहीं जाएंगे ये तो जनता तय नहीं कर सकते ना, ये तो अदालत तय करेगी, कोर्ट तय अदालत करेगा। के पहले जांच होगी, जांच कौन करेगा? मुख्य मुद्दा ये है, जांच कौन करेगा? कहते सीबीआई करेगी जांच। देखिए, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में 2G की जांच हो रही है, ये लोग अरेस्ट हुए, जेल गए, अब उस पर आपको विश्वास है कि नहीं है? सुप्रीम कोर्ट बेबस हो गया है, हाई कोर्ट्स बेबस हो गए हैं। ये सुप्रीम कोर्ट जांच नहीं करता, सुप्रीम कोर्ट न्याय देता है। वो किसी न किसी एजेंसी को जांच के लिए सौंपता है, अमूमन वो सीबीआई को जांच के लिए सौंपता है। सीबीआई इनके अंडर में, डायरेक्टली इनके अंडर में आती है। अभी 4 दिन पहले बताते हैं सीबीआई डायरेक्टर और चिदम्बरम साहब की मीटिंग हुई है, मुझे नहीं पता, लेकिन बताते हैं मीटिंग हुई है जिसमें चिदम्बरम साहब ने सीबीआई डायरेक्टर से पूछा है कि मेरे खिलाफ जो जो आरोप लगे हैं वो उसका क्या कर रहे हो? अब सीबीआई, आपको कैसे पता? किसी ने ट्वीट किया था, XYZ ने ट्वीट किया था उस दिन, सुब्रमण्यम स्वामी, चीजों पर विश्वास कर सुब्रमण्यम स्वामी जी का ट्वीट आया था उस दिन। अब मैं ये कहने की कोशिश करता हूं कि चिदम्बरम साहब सीबीआई के सारे ऑफिसर्स की ट्रांसफर पोस्टिंग चिदम्बरम साहब करते हैं। ऐसे ऑफिसर्स जिनकी ट्रांसफर पोस्टिंग उनके हाथ में है, वो कैसे उनकी इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं? हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं। हो ही नहीं सकती इन्वेस्टिगेशन, जांच हो ही नहीं सकती है। तो सीबीआई को तो स्वतंत्र करना पड़ेगा ना। वो कह रहे सीबीआई को स्वतंत्र नहीं करेंगे, हमारे अंडर में रखेंगे और इसी से जांच कराएंगे। तो भ्रष्टाचार तो होगा ही होगा। तो अब जब होगा ही तो फिर आप क्यों इस झगड़े में पड़े हुए हैं? जनता में से जो लोग सवाल पूछना चाहते हैं या आप भ्रष्टाचार को आप लीगलाइज ही क्यों नहीं करवा देते? सारे लोग खुशी हो जाएंगे। वो कह रहे हैं कि अगर सरकार ने इतना भ्रष्टाचार करना ही है तो भ्रष्टाचार को लीगल ही कर दो, ताकि सारे खुश हो जाएंगे, हम लड़ भी नहीं पाएंगे। ये जनता की आवाज है, जनता इतनी दुखी हो चुकी है, ये जनता की आवाज। आप जनता की आवाज सुन रहे हैं, सरकार की आवाज भी तो सुनिए। बताइए। आप कह रहे हैं कि प्रणब मुखर्जी भ्रष्ट हैं, मनमोहन सिंह भ्रष्ट हैं, कपिल सिब्बल भी भ्रष्ट हैं, चिदम्बरम। हम ये नहीं कह रहे वो भ्रष्ट हैं। हाँ। हम ये कह रहे हैं कि इतने ठोस सबूत हैं, जांच तो कराओ। कौन तय करेगा? जांच होगी तभी तो कोर्ट। आपने इन पर इल्जाम लगाए हैं, हाँ। है ना, और आप दूध के धुले हैं। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, हमारी भी जांच कराओ। हमने कहा 3 सुप्रीम कोर्ट के जज बिठा दो, हमारी टीमन्ना के सारे मेंबर्स की जांच करा लो। भाई आप भी अगर मंत्री बनते, मुख्यमंत्री बनते तो आपकी जांच होती, कुछ मजा भी आता। नहीं, हमें मुख्यमंत्री नहीं बनना, हम आम जनता खुश हैं। आम जनता तो अगर 100 रुपए की कहीं कुछ इधर उधर हो जाए तो उसकी ऐसी तैसी कर देते हैं। हमारे और मनीष सिसोदिया के पीछे इनकी सारी एजेंसीज पड़ी है। ये आलू कहां से आया और ये पूरी के पीछे फॉरेन फंडिंग तो नहीं है, वो कर रहे हैं। मनीष सिसोदिया ने जब उस दिन चाट खाई थी तो उसने ज्यादा चटनी क्यों ले ली, वो पूछ रहे हैं उनसे। और आप 2 लाख करोड़ रुपए खा गए, इसकी कोई जांच ही नहीं है। देश की जनता देख रही है। देश की जनता ने तो इनको चुनकर वहां बिठाया है, देश की जनता ने उसको फैसला दिया है। देश की जनता ने इसलिए चुन के बिठाया है कि हमारे भलाई के लिए काम करें। भ्रष्टाचार करें और देश को लूटे, इसलिए नहीं बिठाया। वो देश की जनता 2014 में बता देगी इन लोगों को। आपकी अदालत में अरविंद केजरीवाल पर इल्जाम है कि ये लोकतंत्र को कमजोर कर रहे हैं। अरविंद जी, जब जब आप पार्लियामेंट पर हमला करते हैं, क्योंकि लोकतंत्र तो व्यवस्था से चलता है, व्यवस्था संसद की है, देश के लोग की चुने हुए लोगों के प्रतिनिधि हैं, आप कहते हैं कि संसद सौदेबाजी का अड्डा बन गई है। अभी एक दिन मुलायम सिंह जी ने सुबह सुबह बोला कि APJ अब्दुल कलाम बहुत अच्छे हैं और मैं राष्ट्रपति के लिए उनको वोट दूंगा, और शाम को बोलते हैं कि नहीं, APJ अब्दुल कलाम उतने अच्छे नहीं है, प्रणब मुखर्जी साहब उतने अच्छे हैं, ज़्यादा अच्छे हैं, मैं उनको वोट दूंगा। बताते हैं इन 24 घंटों के अंदर CBI की कुछ फाइलें उनको दिखा दी और उन्होंने बदल लिया अपना। तो ये संसद जो है ये सौदेबाजी का अड्डा नहीं बनती जा रही है कि किसको वोट देंगे और किसको वोट नहीं देंगे, किस बिल को सपोर्ट करेंगे, किस बिल को नहीं सपोर्ट करेंगे। ये इस बात से नहीं तय होता कि जनता की भलाई किसके अंदर है। ये इस बात से तय होता है कि हमारे CBI के केसेस कौन सी पार्टी हटाने वाली है और कौन सी पार्टी नहीं हटाने वाली है। जुलाई 2008 के अंदर जब न्यूक्लियर डील के ऊपर वोटिंग हुई संसद के अंदर, तो हमने खुलेआम देखा नोटों के बंडल संसद के पटल पे रखे गए। देश की आत्मा हिल गई। क्या इस तरह से ये संसद चल रही है? ये सब आपकी कल्पना की बातें हैं ना। कल्पना नहीं, संसद में तो नोटों के बंडल देखे थे कि नहीं देखे थे? सारे देश ने देखे थे, ये कल्पना नहीं है। सांसद खरीदे और बेचे जा रहे हैं, पार्टियां सौदेबाजी कर रही हैं। उसकी तो जांच हो रही है, उसके ऊपर तो पूरी पार्लियामेंट ने एक्शन। कौन जांच कर रहा है? पुलिस जांच कर रही है उसकी। दिल्ली पुलिस। वो किसके अंडर में आती है?
भाई कोई किसी के अंडर तो आएगा ही। वो उन्हीं के अंडर में आती है जिनके खिलाफ जांच कर रही है। आप कह रहे हैं कि एक कमीशन बना दें जिसके अध्यक्ष आप हो, आप सबकी जांच करें और सजा दे दें। मैं नहीं कह रहा, मैं अपने देखिए लिए जांच तो जो एजेंसी देश में बनी हुई है, सीबीआई है, जैसे सुप्रीम CBC कोर्ट है, है, पुलिस सुप्रीम है। कोर्ट इंडिपेंडेंट है कि नहीं है? सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कोई नहीं है। ये- ऐसी एक जांच एजेंसी हर देश के अंदर है, हमारे देश में नहीं है। हर देश के अंदर एग्जीक्यूटिव जो भ्रष्टाचार करता है उसकी जांच करने, इसीलिए हम लोकपाल कह रहे थे कि लोकपाल बना दो लेकिन इंडिपेंडेंट। ऐसी एजेंसी अगर कोई बनाएगा तो देश की संसद बनाएगी। हाँ, देश की पार्लियामेंट संसद बनाएगी। कानून बनाएगी, इसीलिए ये लोग लोकपाल नहीं बना रहे। आप समझने की कोशिश वो कीजिए। संसद बनाएगी जिसके बारे में आप कहते हैं वहां पर बलात्कारी हैं। वो संसद बनाएगी जिसके बारे में आप कहते हैं यहाँ डाकू हैं। वो संसद बनाएगी जिसके बारे में आप कहते हैं यहाँ क्रिमिनल्स हैं। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि आज जो संसद है इसके अंदर 162 सांसद ऐसे बैठे हैं जिनके ऊपर ठगी के आरोप हैं, हत्या के आरोप हैं, उनके ऊपर अपहरण के आरोप हैं। ऐसे सांसद कैसे भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कानून बना सकते हैं, हमारी समझ के परे है। जब ये 15 मंत्री बैठे हुए हैं, 34 में से 15 मंत्रियों के ऊपर भ्रष्टाचार के संगीन आरोप हैं, इसीलिए ये लोग लोकपाल नहीं बना रहे। अगर ये लोकपाल इंडिपेंडेंट एजेंसी बन जाती, आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि प्रणब मुखर्जी साहब राष्ट्रपति बन ही नहीं सकते थे। आपने उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार के खिलाफ कैंपेन किया था चुनाव के दौरान। अब मुलायम सिंह की सरकार बनी, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने। अब आप कह रहे हैं कि मुलायम सिंह यादव भी भ्रष्ट है, वो भी सौदेबाजी करते हैं। जनता तो देख रही है। इनकी कैबिनेट के अंदर 44 में से शायद 29 ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर अपराध के संगीन मामले चल रहे हैं। जिनका जेल मंत्री कौन है? मुलायम सिंह जी का। वो लेकिन जनता ने तो चुना है उनको। जनता के पास चारा क्या था? जनता ने 3 पार्टियों को नकारा, इनको चुना नहीं है। जनता ने बीजेपी को, कांग्रेस को और बसपा को सबक सिखाया। सपा को चुना नहीं है। सपा बाय डिफॉल्ट जीत गई है। अब अगले चुनावों में देख लेना। सपा अभी अभी म्यूनिसिपैलिटी के चुनाव हुए हैं, 12 में से 11 जगह बीजेपी जीती है, 1 जगह केवल सपा जीती है। तो जनता ने हराया। जनता ने 3 पार्टियों को, जनता के पास चारा नहीं है, जनता के पास पर्याय नहीं है। तो आपकी जो पूरी इस समय मूवमेंट है वो एंटी करप्शन होने के बजाय एंटी कांग्रेस नजर नहीं आ रही है? हम तो सारी पार्टियों की, मैं तो अभी सारी पार्टियों, मैंने तो कांग्रेस का नाम भी नहीं लिया। मैं तो कह रहा हूं कि बीजेपी को भी हराया है उन्होंने, बसपा को भी हराया उन्होंने, इसको भी सपा। ये जो 15 मंत्रियों के जिनके नाम लिए, जिन पर आपने इल्जाम लगाए हैं, ये तो सब कांग्रेस की सरकार। पर हमने 162 की तरफ भी इशारा किया, वो सारी पार्टियों के हैं। संसद में हम ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जब तक संसद का और मंत्रिमंडल का शुद्धिकरण नहीं किया जाएगा, जिस मंत्रिमंडल में 34 में से 15 मंत्रियों के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप हैं, वो मंत्रिमंडल कभी भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कानून नहीं लाएगा। जिस संसद के अंदर 162 सांसद ऐसे बैठे हैं, वो संसद कभी भी भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं कानून पास करेगी। जब तक मंत्रिमंडल और संसद का शुद्धिकरण नहीं किया जाएगा, लोकपाल बिल नहीं आने वाला। तो अरविंद जी, किसको मानेंगे? हमारे पार्लियामेंट ठीक से काम नहीं कर रही क्योंकि वहाँ 162 लोग आपके मुताबिक भ्रष्ट हैं। हमारे मंत्रिमंडल ठीक से काम नहीं कर रहा क्योंकि वहाँ 15 लोगों के खिलाफ आपने इल्ज़ाम लगाए हैं। सीबीआई ठीक से काम नहीं कर रही क्योंकि वो सरकार के अंडर है। पुलिस काम नहीं करेगी ठीक से क्योंकि वो सरकार के अंडर है। तो देश चलेगा कैसे? जनता अब ठीक करेगी। जनता व्यवस्था परिवर्तन की तरफ बढ़ रही है। लोकपाल बिल से आगे बढ़ेगा ये आंदोलन। अब ये पूरी व्यवस्था परिवर्तन का आंदोलन बनेगा धीरे धीरे। आप जनता को बता सकते हैं कि आपके पास में विकल्प क्या, ऑल्टरनेटिव क्या है? ऑल्टरनेटिव जनता से निकलेंगे। ये जो आंदोलन है ये अन्ना हजारे का आंदोलन नहीं है, ये टीम अन्ना का आंदोलन नहीं है। 16 अगस्त को पिछले साल जब अन्ना रामलीला मैदान में बैठे थे, तब सरकार अन्ना से नहीं डरी थी, सरकार इन लोगों से डरी थी। ये सारे लोग सड़कों के ऊपर उतरे थे। अगर ये लोग सड़कों पे नहीं उतरते, अन्ना हजारे को तो 2 दिन में अस्पताल में डाल के, नाक में नली डाल के और खाना खिला देते वो लोग। सरकार इन लोगों से डरी थी और इन्हीं लोगों के अंदर से 2014 के चुनाव के पहले आप देखना बहुत बड़ा विकल्प निकलेगा जो इन सारी पार्टियों को सबक सिखाएगा। हम जनता से पूछना चाहते हैं, जनता के मन में। जी, यहाँ सेकंड रो में। हाँ सर, मेरा आपसे एक व्यक्तिगत प्रश्न है कि जो इंडिया अगेंस्ट करप्शन की मुहिम आपने छेड़ रखी है, इसमें आप अपने आप को कहाँ तक सफल पाते हैं और भविष्य में आपकी क्या योजनाएं रहेंगी? देखिए, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। पिछले 1 साल पहले हम लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ एक सशक्त कानून, जन लोकपाल कानून बनवाने के लिए चले थे। लोकपाल कानून तो अभी नहीं आया, लेकिन 2 बहुत बड़ी बड़ी बातें हुई हैं। 2 साल पहले आप लोग सोच सकते थे कि ऐसा टाइम आएगा इस देश में जब सारा देश भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़ा हो जाएगा? हम सोच भी नहीं सकते थे। लेकिन इस आंदोलन ने हर जाति, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हर जाति, हर धर्म के लोगों को एक साथ संगठित कर दिया पूरे देश को भ्रष्टाचार के खिलाफ। दूसरी बात, 2 साल पहले हम लोग आपस में बात किया करते थे
कि इस देश का कुछ नहीं हो सकता। मैं आईआईटी खड़गपुर से हूँ, मेरे 80% से ज़्यादा बैचमेट्स जो हैं वो यूएस से चले गए हैं। वो ये कहते थे इस देश का कुछ नहीं हो सकता, लेकिन अब मेरे को बहुत सारे लोग मिलते हैं जो कहते हैं इस देश का कुछ हो तो सकता है और हमारी ज़िंदगी में ही हो सकता है। तो जो पूरा देश निराशावाद में डूबा हुआ था वो अब धीरे धीरे आशा की तरफ बढ़ने लगा है। ये मिला है पिछले 1 साल के अंदर। आपकी अदालत में अरविंद केजरीवाल पर आरोप है कि इनके पास व्यवस्था का कोई विकल्प नहीं है। अरविंद जी, आप बार बार कह रहे हैं कि व्यवस्था खराब है, जनता में से एक व्यवस्था निकलेगी। आपकी मैंने पब्लिक मीटिंग्स देखी हैं, आप उसमें एक दुष्यंत कुमार का शेर पढ़ते हैं, आप कहते हैं आज दीवारें पत्तों की तरह हिलने लगी, शर्त यह है कि बुनियाद हिलनी चाहिए। तो किसकी बुनियाद हिला रहे हैं? सरकार की, कांग्रेस की, देश की? इस व्यवस्था की। हमें कांग्रेस से कोई दुश्मनी नहीं है, हमें बीजेपी से भी कोई दुश्मनी नहीं है, ना हमारी किसी से दोस्ती है। हम इस देश की जनता हैं जो 62 साल के बाद, 64 साल के बाद ये रियलाइज़ कर रही है कि उनको असली आज़ादी नहीं मिली, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गई है। अब असली आज़ादी चाहिए हम लोगों को। तो वो व्यवस्था की बुनियाद हिलानी है और नई व्यवस्था करनी है, जिसके लिए हम शहीद भगत सिंह ने अपनी कुर्बानी दी थी। उन्होंने इस तरह के भारत के लिए कुर्बानी नहीं दी थी। नहीं, आपकी सब बातों से मुझे ये नहीं समझ आ रहा है क्या करें। ये पार्लियामेंट अच्छा कानून नहीं बनाएगी क्योंकि वहाँ भ्रष्ट लोग हैं, ये मंत्रिमंडल अच्छा कानून नहीं बनाएगा क्योंकि वहाँ ऐसे लोग हैं जिन पर इल्ज़ाम लगे हुए हैं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, देश की जनता क्या करे? सारी जिंदगी जंतर मंतर पर बैठी रहे? स्विट्जरलैंड के अंदर अगर 50,000 लोग एक कागज़ पे साइन करके दे दें तो उस कागज़ को संसद में बिल के रूप में पेश करना पड़ता है। लोग अपने कानून खुद बना सकते हैं। हमारे देश में अगर 50,000 लोग एक साइन करके प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखें, उसका एक्नॉलेजमेंट भी नहीं आएगा कि आपकी चिट्ठी मिल गई। ये जनतंत्र है कि वो जनतंत्र है? स्विट्जरलैंड में अगर 1 लाख लोग अगर एक कागज पे साइन करें तो संविधान का संशोधन करना पड़ता है। हमारे देश में ऐसा तो ये व्यवस्था बदलने की। मत भूलिए कि हमारे देश में लोगों ने अपने वोट से सरकारें बदली हैं। केवल वोट से सरकारें बदल देना जनतंत्र नहीं कहते। ये एक मिथ फैलाया गया है कि वोट का आपको अधिकार दे दिया तो अब जनतंत्र हो गया। ये जनतंत्र नहीं है, ये तो जनतंत्र की शुरुआत है। तो ये 5 साल के अंदर हमारा जनता का डे टू डे उसके अंदर भागीदारी होनी चाहिए, इसको जनतंत्र कहते हैं। जन लोकपाल बिल के ऊपर इतने रेफरेंडम हुए देश के अंदर, 90% से ज्यादा लोगों ने कहा कि हमें ये बिल चाहिए। आपके चैनल ने भी शायद सर्वे वगैरह कुछ करवाया था, स्टार प्लस ने करवाया था, इन्होंने सारे चैनल्स ने, हर चैनल के सर्वे में आया कि 80% से ज्यादा जनता कह रही है कि हमें लोकपाल बिल चाहिए। नहीं पास कर रहे, ये कैसी संसद है? तो इस संसद के ऊपर प्रश्न तो उठाने चाहिए ना। तो ये उठ रहा है कि अब क्या करेंगे? साल भर में 5 बार तो आप धरने दे चुके, अनशन पर बैठ चुके, अब फिर से आप जंतर मंतर पर अंतिम सांस तक लड़ते रहेंगे, चाहे 100 बार बैठना पड़े, 100 बार अनशन करने पड़े, जान देनी पड़े, अंतिम सांस तक लड़ते रहेंगे। लेकिन मुझे यह यकीन है, विश्वास है कि जल्द ही भारत भ्रष्टाचार मुक्त होकर रहेगा। अरविंद जी, पिछले साल अगस्त में हमने देखा था, बड़ा आंदोलन था, अन्ना हजारे के नेतृत्व में लोग तिरंगा लेके नौजवान निकले थे, वंदे मातरम का नारा गा रहे थे, लेकिन हुआ क्या? हुआ यह है कि आप अब अरविंद केजरीवाल फिर से अनशन पर बैठ रहे हैं। वही तो मैंने कहा कि 100 बार बैठना पड़े, ये एक बार अनशन पे बैठने से पूरे देश की व्यवस्था ठीक हो जाएगी, ऐसा हमें वो नहीं है। इसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा, लड़ाई लंबी है और इसको धीरे धीरे जनता समझ रही है। अगर आपने हमारी पिछले कुछ दिनों की रैलीज की फोटोग्राफ्स देखी हो, इतनी भारी तादाद में जनता हमारे उसमें रैलीज में आ रही है। पिछले 2 महीने से हम देश भर में घूम रहे हैं, इतनी भारी संख्या में लोग आ रहे हैं। हमारे पास तो पैसा भी नहीं है, हमारे पास बसें नहीं है, ट्रक नहीं है, लोगों को लाने का कुछ नहीं है। वहाँ लोकल लोग खुद ही सभाएं ऑर्गेनाइज करते हैं और हम लोगों को वहाँ बुलाते हैं। हमारे पास तो आने जाने के पैसे नहीं है, वो पैसे भी वही लोग देते हैं। मुखर्जी नगर में परसों देखना चाहिए था आपको, इतने जहां आप सड़क देखो वहीं पे सर ही सर दिखाई दे रहे थे स्टूडेंट्स। तो इसका मतलब देश की जनता जाग गई है, देश की जनता उठ रही है, देश की जनता के अंदर से डर निकल गया है, देश की जनता ने बोलना चालू किया, देश की जनता संगठित हो गई है। जब संगठित हो गई, जाग गई, तो फिर आप फिर से धरना क्यों दे रहे हैं जंतर मंतर? उसी लिए, उस व्यवस्था के परिवर्तन के लिए जनता इकट्ठी होकर अपनी एक्सप्रेशंस का इजहार कर रही है। जनतंत्र के अंदर अहिंसात्मक तरीके से करने का तो यही उपाय है। हम बंदूक नहीं उठाना चाहते कि अब जनता जाग गई अब इनको मारो काटो, हम ये नहीं करना चाहते। अहिंसात्मक तरीके से जनता अपना इजहार करेगी, या तो ये लोग बदलेंगे, नहीं तो जनता इनको उखाड़ के फेंक देगी। जिस दिन जनता सड़क पे उतरती है, बड़ी बड़ी सत्ताओं को उखाड़ के फेंक देती है। ये सही है अरविंद जी कि इस बार अन्ना हजारे अनशन पर नहीं बैठेंगे? अन्ना जी की स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, उनकी उम्र काफ़ी हो गई है, तो इस बार हम सब लोगों ने मिलकर हाथ जोड़ के उनसे निवेदन किया था कि पूरा
आंदोलन आपके नेतृत्व में है, आप मार्गदर्शन कीजिए, स्टेज पे बैठिए, सारे निर्णय आप लीजिए, लेकिन अन्ना जी अनशन आपको नहीं करने देंगे। इस बार आपके युवा साथी आपके अनशन पे बैठेंगे। तो कौन करेगा? आप करेंगे अनशन? मैं, मनीष सिसोदिया और गोपाल राय, हम तीनों शुरू करेंगे। लेकिन स्वास्थ्य तो आपका भी ठीक नहीं है। वो तो अल्लाह हमारे साथ है, भगवान हमारे साथ है, सच्चाई हमारे साथ है, ईमानदारी हमारे साथ है, जीत हमारी होगी अंत में। मुझे डॉक्टर्स ने बताया कि अरविंद केजरीवाल को डायबिटीज है और जो डायबिटिक है उसको अनशन पर बिल्कुल नहीं बैठना चाहिए, जान का खतरा है। अब ये बलिदान मांग रहा है इस टाइम देश, बिना बलिदान के महंगाई और भ्रष्टाचार दूर नहीं हो सकता। अब हम ये नहीं कह सकते कि जिसको डायबिटीज़ नहीं है बलिदान देने का अधिकार केवल उसको है। बलिदान देने का अधिकार तो दोनों को है, डायबिटीज़ वालों को भी है, उनको भी है। लेकिन अरविंद जी, आपका परिवार है, पत्नी है, बच्चे हैं, वो सब सहयोग कर रहे हैं, सब साथ हैं, उनको चिंता है लेकिन सब लोग साथ हैं। मैं ये भी सोच रहा था कि मान लो बाई चांस भगत सिंह को डायबिटीज़ होती तो वो ये सोचते नहीं मुझे डायबिटीज़ है, मुझे संसद में जाके वो नहीं फेंकना चाहिए, नहीं तो नहीं, डायबिटिक बम तो फेंक सकता है, अनशन पर नहीं बैठ सकता। वो बात एक ही है। उन्होंने अपनी कुर्बानी दी थी, किसी भी तरह से उन्होंने कुर्बानी दी। तो अभी आर या पार की लड़ाई है, सारे देश के युवाओं को स्पेशली सामने आना पड़ेगा। आपके पब्लिक मीटिंग में आप लोगों से कहते हैं पीर पर्वत सी भैया पिघलनी चाहिए। हाँ, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए। अगर आप इजाज़त दें तो एक बारी आप ज़रूर बताइए, सुनाइए। एक दुष्यंत कुमार की कविता है, उसके बोल बहुत अच्छे हैं, लेकिन एक शर्त है, मैं गाता अच्छा नहीं हूँ लेकिन उसके बोल अच्छे हैं, क्रांतिकारी हैं। मैं एक एक लाइन बोलूँगा, पीछे पीछे आपको इतने ज़ोर से आवाज़ उठानी है कि इन सारे भ्रष्टाचारियों का सिंहासन हिलने लग जाए। गाएंगे मेरे साथ? ठीक है, जोश के साथ गाएंगे। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए, आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त लेकिन ये है कि बुनियाद हिलनी चाहिए, शर्त लेकिन बुनियाद हिलनी चाहिए। शुक्रिया। आपकी अदालत ने आज में मुकदमा चलाया भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन छेड़ने वाले अरविंद केजरीवाल पर। हमने उनसे पूछा उनके पास क्या सबूत हैं इल्जामात के जो उन्होंने मंत्रियों पर लगाए हैं। हमने उनसे पूछा क्या उनका लोकतंत्र में विश्वास है। हमने उनसे पूछा उनके पास में विकल्प क्या है। आपकी अदालत में अपक्त है आज के इस मुकदमे पर आज की जज हिंदुस्तान टाइम्स के पॉलिटिकल एडिटर विनोद शर्मा के फैसले का। सबसे पहले तो ये मैं कहना चाहता हूँ कि मुझे इन प्रोसीडिंग्स में हिस्सा नहीं लेना चाहिए था, क्योंकि मैं माजी में इनका क्रिटिक रहा हूँ काफ़ी बड़ा। मैं इनके ऑब्जेक्टिव्स के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, मैं इनकी रणनीति, इनके टैक्टिक्स के ख़िलाफ़ हूँ। और मेरा यह मानना है कि जब तक ऑल्टरनेटिव क्लियर नहीं हो, सब्स्टिट्यूशन की बात आप नहीं कर सकते। दूसरी बात यह कि इनका जो स्टाइल है, अब इन्होंने आप सबसे गाना गवा दिया जज से बिना अनुमति लिए।
आज तक किसी अदालत में कोई भी आरोपी ये कर जाए और वो कंटेम्नर ना कहलाए, मैं इस ये कभी नहीं गुस्ताखी होगा। की माफी चाहता हूँ। अब मैं सुंदर बातों पे आता हूं। मैं समझता हूं अब कि गुस्ताखी की जो माफी मांगी है तो माफ कर दीजिए। नहीं, वो तो माफी तो मैंने कहा ना कि यही है जो कंटेम्प्ट करने के बाद भी बरी हो जाते हैं, अपने आप बाहर निकल जाते हैं। हाँ, लेकिन मैं समझता हूं कि ये भी एक व्यवस्था का सवाल है। मैं कंजर्वेटिव हूं थोड़ा अपनी थिंकिंग में। देखिए केजरीवाल साहब, आप मेरी नज़र में एक बड़े अच्छे पैथोलॉजिस्ट हैं, आपको बीमारी का पता है, लेकिन आप मेरी नज़र में बहुत अच्छे फिजिशियन नहीं हैं। बीमारी का इलाज क्या है उसका आपको सही से नहीं पता, और इसलिए हमको ये चाहिए कि इस देश का समग्र विजडम जो है, जो विभिन्न इदारों में है, उसका इस्तेमाल किया जाए। जैसा कि आप कहते हैं कि 6 जजेस अपॉइंट हों इन मिनिस्टर्स को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। मैं समझता हूं कि एक टीम उन ईमानदार लोगों की जो विजडम रखते हैं, जिनको सिस्टम की समझ है, उसकी कमियों की समझ है, उसकी एक टीम बननी चाहिए, और उसको ये बताना चाहिए कि लोकपाल का क्या स्वरूप होगा, सीबीआई कैसे इन्वेस्टिगेट करेगी, प्रोसिक्यूशन और इन्वेस्टिगेशन एक दूसरे से कैसे जुदा होंगे। तो मेरा ये मानना है कि आप अच्छे फिजिशियन बनने की कोशिश कीजिए। यू आर अ वेरी गुड पैथोलॉजिस्ट। इसमें कोई शक नहीं कि देश की जनता परेशान है महंगाई से, भ्रष्टाचार से। अरविंद केजरीवाल ने, उनके साथियों ने, अन्ना हजारे ने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई है, देश की जनता को जगाया है। सिर्फ कोशिश इस बात की करनी चाहिए कि ये आवाज़ इस तरह से उठे कि देश की जनता का विश्वास लोकतंत्र में और मजबूत हो। अगले सप्ताह आपसे मुलाकात होगी एक नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।